हेलो बच्चों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी का। शुरुआत करते हैं हम लोग। ज्योग्राफी का ये पहला लेक्चर है। इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया था एक बार, क्या क्या चीजें हैं, थोड़ी सी हल्की सी जानकारी और लेंगे इसके बारे में। लेकिन ज्योग्राफी अभी से पूरा कंप्लीट कोर्स हम लोग जो है तैयार करने वाले हैं आपके साथ में। चलो बात करते हैं हम लोग ज्योग्राफी होता क्या है। बच्चों, ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का क्या मतलब होता है? जियो का मतलब होता है बच्चों अर्थ, है ना, अर्थ। और ग्राफी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है स्टडी, यानी पृथ्वी का अध्ययन करना। इसी को क्या बोलते हैं? ज्योग्राफी कहा जाता है। तो समझिए इसको थोड़ा सा। हम लोग यहाँ पे स्टडी यानी अर्थ का अध्ययन कर लें तो ये ज्योग्राफी हो गया। क्या यहीं तक ज्योग्राफी है, यानी केवल पृथ्वी का अध्ययन? क्या हम इसमें तारों का अध्ययन करते हैं? तो कहेंगे हाँ, है ना, तारों का भी अध्ययन करते हैं। भूगोल भैया, भूगोल पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, भूगोल। चलो, तो भूगोल के अंदर पृथ्वी का अध्ययन करना केवल यही है क्या? नहीं, तारों का भी करते हैं हम लोग। साथ में हम यूनिवर्स का भी अध्ययन करते हैं, यानी ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं, है ना। इस तरीके से ज्योग्राफी केवल पृथ्वी के अध्ययन तक ही नहीं है, ब्रह्मांड के अध्ययन तक भी नहीं है, उससे भी आगे जो हमारा ह्यूमन है, हम, है ना, ह्यूमन के साथ उसका जो इन्वायरमेंट है, एनवायरमेंट यानी पर्यावरण जिसे आप कहते हैं, मनुष्य और उसका पर्यावरण, उसके बीच का जो इंटरेक्शन होता है बच्चों, इंटरेक्शन यानी कि इनके बीच में आपस में जो अंतः क्रिया होती है, क्या बोलते हैं? अंतः क्रिया, इसका भी अध्ययन है। तो ज्योग्राफी एक बहुत आपका विशाल टर्म हो गया। अगर हम शॉर्ट फॉर्म में कहें तो हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ मैन्स होमलैंड इज कॉल्ड ज्योग्राफी। यानी मनुष्य जहां भी रह रहा है उसके जो रहने का स्थान है उसका अध्ययन कर डालना। तो मनुष्य के रहने का स्थान, उसके आसपास की चीजें, आपके उसका देश, पूरी अर्थ, पूरा ब्रह्मांड, सब कुछ शामिल हो गया। तो ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंटरडिसिप्लिनरी होने के साथ साथ बहुत विशाल भी है। अब मैंने सब यूज किया इंटरडिसिप्लिनरी होना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है बच्चों कि इसके अंतर्गत आप क्या क्या पढ़ सकते हैं? इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, एनवायरमेंट भी पढ़ेंगे, इसके अंदर जियोपॉलिटिक्स पढ़ेंगे आप, क्योंकि ज्योग्राफी से ही जियोपॉलिटिक्स क्या होती है? कंट्रोल होती है। साथ साथ में यहां पर आप साइंस टेक की भी थोड़ी बहुत बातें होंगी, यानी कि बहुत ही विशाल सब्जेक्ट है। और अगर आप ध्यान से देखें तो यूपीपीसीएस के अंतर्गत, आरओ के अंतर्गत, इन सब एग्जाम्स के अंतर्गत आने वाले जो भी चीजें हैं, जो पेपर्स हैं, उनमें पेपर वन के साथ साथ पेपर 3 में आपकी बहुत हेल्प करने वाला है ज्योग्राफी। तो एक बड़ा सब्जेक्ट है और हर जगह ये हेल्प करता है। इसके बिना इंटरनेशनल रिलेशन भी अधूरा है। तो इसलिए हम लोग ज्योग्राफी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए इसको हम परिभाषित कर देते हैं। भूगोल क्या है? भूगोल स्थानों और लोगों और उनके वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन है। यही तो मैंने भी बताया अभी कि भूगोल क्या है? मनुष्य उसके वातावरण के बीच में जो इंटर रिलेशन है, इंटरेक्शन है या संबंध है, उन्हीं का अध्ययन है। और भूगोल वेत्ता जो क्या करते हैं कि पृथ्वी के सतह का, आपके उनके भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे और चारों ओर फैले मानव समाज का अध्ययन करेंगे, और इनके बीच में क्या इंटरेक्शन है, कैसा संबंध है, इन सभी का अध्ययन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इसी को हम भूगोल को अलग अलग भागों में बांट लेंगे बच्चों, ठीक है। जैसे कि हम इसे फिजिकल ज्योग्राफी में दो भागों में बांटते हैं हम इसको, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। यानी कि यहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल, और साथ साथ में हम क्या पढ़ने वाले हैं? मानव भूगोल, मानव भूगोल। अब सवाल ये उठता है बच्चों कि इनको भी अगर अलग अलग भागों में हम बांटे, छोटे छोटे भागों में बांटकर पढ़ेंगे तो ज्यादा चीजें अच्छे तरीके से हमें समझ में आएंगी। तो हम जैसे आप कहें भौतिक भूगोल के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है सर, तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे लैंडफॉर्म्स की, यानी कि जो आपका भू आकृति है ना, भू आकृति या भूमंडल आप कहिए इसे, भूमंडल।
इसकी चर्चा करेंगे। तो ये क्या है, लैंडफॉर्म्स। इसके बाद हम एटमॉस्फेयर की बात करेंगे यहाँ पे, यानी कि वायुमंडल की बात करेंगे, वायुमंडल। वायुमंडल के बाद यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर की बात चलेगी बच्चों, यानी जलमंडल, जलमंडल इसकी चर्चा करना है। और फिर हम बायोस्फीयर यानी कि जैव मंडल की चर्चा करेंगे, जैव मंडल की चर्चा करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें किसमें पढ़ी जाएगी, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर या भौतिक भूगोल के अंदर से। अब इसको थोड़ा सा हम और डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। सबसे पहले भौतिक भूगोल वो चीजें हैं जो मानव के एग्जिस्टेंस से पहले भी एग्जिस्ट करते थे, यानी अर्थ हमारे आने से पहले, मनुष्य के आने से पहले भी तो अर्थ थी। तो उस समय भी आपके झीलें हुआ करती थी, नदियां हुआ करते थे, पहाड़ हुआ करते थे, समंदर हुआ करते थे, बड़े बड़े महाद्वीप हुआ करते थे और आइलैंड भी हुआ करते थे। इन सभी का अध्ययन करना। तो ये सब क्या है, आपका फिजिकल ज्योग्राफी, जो हमारे आने से पहले भी एग्जिस्ट करता था। जब हम आए तो हमारा इंटरेक्शन शुरू हुआ इन सभी के साथ में, यानी कि हम समंदर में चले गए नहाने के लिए, समंदर में जहाज चलाने लगे, लेक से हमने कई सारी मछलियां मारने लगे, नदी में नहाने लगे और बहुत सारा इंटरेक्शन करने लगे, पहाड़ों पर चढ़ के एवरेस्ट तक चढ़ गए। तो बहुत सारा हमने जो है खुराफात किया इधर उधर। तो हमारा इनके साथ में क्या हुआ, इंटरेक्शन। और जब इंटरेक्शन हुआ तो फिर हमें ह्यूमन ज्योग्राफी इवॉल्व हुआ। और इस ह्यूमन ज्योग्राफी को हम क्या क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन, जनसंख्या, जनसंख्या भूगोल पढ़ेंगे यहाँ पे। हैबिटेशन यानी कि आवास, आवास के बारे में अध्ययन करेंगे। एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे, कृषि, ठीक है बच्चों। और इसी तरीके से इंडस्ट्री रिसोर्सेज यानी कि जो भी हमारे यहाँ पे मौजूद इंडस्ट्रीज हैं उनके बारे में, उद्योगों का अध्ययन हम यहाँ पे उद्योगों का अध्ययन करेंगे। और रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पे जो भी स्रोत पाए जाते हैं उन स्रोतों का भी अध्ययन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये सारी चीजों का अध्ययन करेंगे किसमें, भूगोल में। तो एक एक करके चलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी की बात करेंगे हम लोग। और फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर भी हम लोग भू आकृति या भूमंडल की चर्चा करेंगे धीरे धीरे। लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर धीरे धीरे एक एक करके हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा स्टार्ट होता है बच्चे लैटिट्यूड से, यानी कि बच्चों अक्षांश क्या होता है, सवाल है ना। तो क्या होता है, लोगों को ज्यादातर इसके बारे में केवल इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पता होता है। अक्षांश एक क्या है, क्षैतिज रेखाएं हैं, अक्षांश जो है सर्कल होते हैं, अक्षांश एक दूसरे के समानांतर होते हैं, इस तरीके की बातें लोगों को पता रहती। हम इसमें थोड़ा डिटेल जाएंगे, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, ऐसे सवाल भी जो अगर आते हैं अक्सर पूछे जाते हैं और लोग कर नहीं पाते हैं, तो हम वो सवालों को भी करेंगे। तो यहाँ पे लैटिट्यूड्स पढ़ेंगे यानी कि अक्षांश देखेंगे, फिर हम लॉन्गिट्यूड्स देखेंगे यानी कि हम देशांतर देखने वाले हैं। सीजन ऑन अर्थ, पृथ्वी पर ऋतुएं जो होती हैं वो कैसे होती हैं भैया, है ना। कभी आपको गर्मियां लगती हैं, कपड़े निकाल के फेंक देते हो, है ना, कहां पे, चड्डे पे घूमते हो, कि लड़कों के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या है, मौसमों में परिवर्तन, कभी खूब ठंडियां लगेंगी, खूब बड़े बड़े बोरे ओढ़ लोगे, है ना। बोरे का मतलब कि आप जैकेट वैकेट आप पहन कर चलते हो, स्वेटर वगैरह पहन के चलते हो। तो ये सारी चीजें ऋतुओं में परिवर्तन होता है। और समय, पृथ्वी पर समय की गणना कैसे की जाती है। हम लोग अपने घड़ी में समय देखते हैं, इतना समय हो गया, तो क्या ऐसे पूरी दुनिया में सब लोग देखते होंगे ना। तो क्या एक ही समय में, जैसे हमारे घड़ी में अगर 12 बजा, तो क्या कोई ब्रिटेन में हो तो उसी घड़ी में भी 12 बजेगा, क्या कोई यूएसए में है तो उसी घड़ी में भी 12 बजेगा, नहीं, अलग अलग होता है। तो वही देखेंगे कि ये आखिर में समय में किस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में परिवर्तन होता है, इसी गणना कैसे की जाती है, ये सारी चर्चाएं हम लोग करेंगे। चलो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चे लैटिट्यूड्स यानी कि अक्षांश क्या होते हैं। बच्चों लिखते जाएंगे, आप लोगों को एक सलाह देता हूं, ठीक है ना। सलाह ये है कि साथ साथ में नोट्स बनाते चले जाए। नोट्स बनाते चले जाओगे, चाहे हिंदी माध्यम से हो चाहे अंग्रेजी माध्यम से हो, आपके लिए आसान होता चला जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहली चीज ये इमेजिनरी लाइंस है ना। अक्षांश क्या है, इमेजिनरी लाइन, यानी कि ये एक प्रकार की आभासी रेखाएं हैं। कैसी हैं ये आभासी रेखाएं हैं। चलो भाई, आभासी है, यानी कि केवल इनको
देखा देखा नहीं जा सकता है, इनको बस हम एक तरीके से इमेजिन करते हैं कि हाँ यहां पर है, ऐसी रेखाएं पाई जाती हैं। देखो बच्चों हुआ क्या, अगर हम कहें कि हमें पृथ्वी का, ये पृथ्वी है इसका अध्ययन करना है, तो हम क्या करते हैं, एक सिस्टमेटिक वे लेते हैं ना, कि एक सही सिस्टम के साथ में इसको क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे सिस्टमेटिक वे में। तो अगर हम पृथ्वी को पहले दो भागों में अगर हम बांट दें बराबर, तो एक हो जाएगा गोला है, तो ऊपर वाला क्या बोल देंगे हम लोग इसको, इसको हम कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। लिखते चले जाना ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। उसी तरीके से इक्वेटर के नीचे, ये इक्वेटर का मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, या इसे विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। और नीचे वाले भाग को हम क्या करेंगे, इसको कहेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलेंगे, साउदर्न हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। अब सवाल ये उठता है कि हाँ सर इतना तो आपने बता दिया कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर है, और दोनों के बीचों बीच एक लाइन खींच दी गई, इसे हमने कह दिया आपने कि ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है, उत्तर वाला एक भाग और ये दक्षिण वाला भाग। अब आगे बताइए, तो अब सुनो आगे क्या है। अगर सोचो यहां पोल है ना, बिल्कुल यहाँ पे, बिल्कुल ऊपर पोल यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे कहीं पोल होगा, बिल्कुल इस तरह यहाँ पे कहीं एक गोला है, ये गोला है, और अगर हम इसके बीचों अंदर से, पृथ्वी के बिल्कुल बीच, ऐसे गोला है और उसके बीच में अंदर से, ये गोला हो गया और यहाँ बीच में अंदर से यहाँ पे लाइन अगर गुजारे तो यहाँ बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, तो इसे क्या बोलेंगे, अर्थ सेंटर। ये क्या हो गया बच्चों, अर्थ का सेंटर यानी पृथ्वी का केंद्र। और इसको आधार मान ले, जैसे ये सीधा हो जाएगा ना, बिल्कुल अगर यहां से एक तल ले लें, सेंटर से इक्वेटर पे ऐसे तल ले लें, ऐसे हो जाएगा ना, ये गोला है, ये तल है उसका, बिल्कुल बराबर सा तल हो जाएगा। तो इसको मानकर हम अगर पृथ्वी के सतह पर कोई क्या करें, कोई एंगल ड्रॉ कर दे, क्या कर दे, कोई एंगल ड्रॉ कर दे, तो इनके बीच में ये जो एंगल बना है ये क्या हो जाएगा, मान लो 30 डिग्री है। तो इस एंगल की वजह से पृथ्वी के सतह को जब ये लाइन टच करेगी यहां पे ऊपर, तो कोई एक डिस्टेंस कवर होगा कि नहीं बच्चों, बताओ, एक डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, कवर हो जाएगा। और ये जो डिस्टेंस होता है किसकी वजह से, कोई एक कोण की वजह से या एंगल की वजह से है यहाँ पे। तो कोण की वजह से जो डिस्टेंस तय हुआ उसे क्या बोलेंगे, एंगुलर, एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस बोलेंगे, या कोणीय दूरी कहेंगे आप, कोणीय दूरी। बताओ, कोणीय दूरी। अब ये जो कोणीय दूरी होता है यही क्या है आपका, यही आपका अक्षांश या लैटिट्यूड है। अब देखो यहां से खींचे तो भी ये 30 डिग्री यहां पे आ गया, यहां खींचेंगे तो यहां कहीं 30 डिग्री आएगा, ऐसे यहां कहीं 40 डिग्री, यहां पे कहीं क्या आएगा 40 डिग्री, ऐसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, ऐसे ऐसे देखो बढ़ते जा रहे हैं। ये एंगल क्या होता जा रहा है, बनता चला जा रहा है हमारे अर्थ के सतह पर। तो ये आपका एंगल बनता चला जाएगा, और जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, देखो बच्चों 30 पे यहां तक की दूरी थी, 40 पे यहां तक की दूरी, 50 पे यहां तक, 60 तक यहाँ, यानी जैसे जैसे एंगल हम बढ़ाते जा रहे हैं आपका डिस्टेंस भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो सिंपल सा डिफिनेशन है। सबसे पहले समझो कि अर्थ को दो भागों में बांटा हमने, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरा क्या कर दिया, साउदर्न हेमिस्फीयर। और लैटिट्यूड क्या होता है, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर, पृथ्वी की सतह पर इक्वेटर से जो कोणीय दूरी होती है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को कहा जाता है अक्षांश। परिभाषा याद कर लो, फिर से कह रहा हूं, सुन लो कि ये जो आपका इक्वेटर है या भूमध्य रेखा है, यहां से जो एंगुलर डिस्टेंस या कोणीय दूरी होती है, मान लो ये 10 है, ये 20 है, तो यहाँ पे 10 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे 20 डिग्री हो जाएगा, यहाँ 30 डिग्री हो गया। जितने का एंगल बनेगा उतने का क्या बनेगा, यहाँ पे डिस्टेंस तय होगा, कोणीय दूरी तय होगी, और वही कोणीय दूरी क्या हो जाएगी, आपकी अक्षांश हो जाएगी। ठीक है, तो अक्षांश कुछ भी नहीं है,
भूमध्य रेखा से पृथ्वी की सतह पर खींची गई कोणीय दूरी को ही क्या कहा जाता है बच्चों? अक्षांश कहा जाता है। बताओ, यहां तक की बात क्लियर है तो हम आगे बढ़ जाएं। ठीक है, अब सुनो, इसको ध्यान से थोड़ा सा देखते हैं। अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, सोचो जरा, इसको थोड़ा सा मैं मिटाता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए जो मैंने यहां पे चीजें बनाई। ठीक है, देखो ध्यान से फिर से। यहां पे अगर ये जो आपका ये तल है, ये वाला क्या है? ये तल है, बिल्कुल बराबर में ऐसे इस तरीके से तल है, क्योंकि यहाँ पे 3D नहीं बना सकते हम, तो यहाँ पे जो बनाया गया ऐसा कि 3D जैसा लगे, तो इस तरीके से तल है। इस तल से अगर मैं कोई भी एक कोण एंगल यहाँ पे बनाना शुरू कर दूं यहाँ पे इस तरीके से, तो जैसे सोचो यहाँ पे मैंने एक एंगल बनाया इस तरीके से, और इसको ऐसे मैं घुमा दूं, ऐसे क्या कर दूं, इसको घुमा दूं, तो ये पूरा एक गोला बन जाएगा ना। तो जितने भी लैटिट्यूड है, पॉइंट है, उनको मिला दिया जाए तो एक सर्कल बनता है। क्या बनेगा? उसको लैटिट्यूडिनल सर्कल कहा जाएगा। जैसे कि ये आपका एक लैटिट्यूडिनल सर्कल है, ये आपका एक लैटिट्यूडिनल सर्कल है, ये आपका एक लैटिट्यूडिनल सर्कल है, इधर देखो ऐसे, तो ये आपका लैटिट्यूडिनल क्या बनेंगे? सर्कल, यानी कि अक्षांशीय वृत्त का निर्माण होगा इस तरीके से, है ना। और बच्चों खास बात, ये जो अक्षांशीय वृत्त या अक्षांशीय रेखाएं भी कहते हैं इसको, ये जो अक्षांशीय रेखाएं हैं, इनकी बीच की जो दूरी है बच्चों, ये वाली दूरी, ये हर जगह बराबर होती है। हर जगह कहीं भी आप यहां पे नापे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, कहीं भी नापेंगे तो ये क्या होगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि जितने भी अक्षांश होते हैं वो क्या होते हैं? वो समानांतर होते हैं। समानांतर होते हैं, क्या क्या मतलब? यानी कि ये पैरेलल्स हैं, और पैरेलल्स रेखाएं के बीच की जो दूरी होती है हमेशा क्या होती है? एक समान होती है। और ये रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। लिख लो, ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि ये रेखाएं कैसी होती हैं? समानांतर होती हैं। दूसरी बात सुनो, ये जितने भी गोले मैंने बनाए, एक गोला यहाँ पे, एक गोला यहाँ पे, एक गोला ऐसे, फिर ऐसे, इनका अगर केंद्र देखे बच्चों, इसका केंद्र यहां पर कहीं होगा, इसका केंद्र इसी तरीके से, ये जो रेखा जा रही है ना, ये वाली लाइन अंदर से, ये अंदर वाली जो लाइन जा रही है, ये तो गोला बाहर है इस तरीके से, और लाइन अंदर है, गोला ऐसे और लाइन इसके ऐसे अंदर है। तो ये जो अंदर लाइन जा रही है, इसी लाइन पे जितने भी सर्कल होंगे उनके क्या होंगे? उनके केंद्र उपस्थित होंगे। इसीलिए ये कहा जाता है कि ये कैसे हैं? ये समकेंद्रीय वृत्त है। क्या बोलते हैं इसको? समकेंद्रीय वृत्त कहा जाता है। तो यहां देख लो बच्चों, ऑल लैटिट्यूड्स आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यानी कि ये समकेंद्रीय समकेंद्रीय रेखाएं हैं या सर्कल हैं। ठीक है, रेखाएं या आपके वृत्त हैं, समकेंद्रीय वृत्त है। और साथ साथ में सभी के सभी जो आपके अक्षांश होते हैं वो क्या होते हैं? समानांतर होते हैं। क्या होते हैं? समानांतर होते हैं। ये भी याद कर लेना, ये लिख लेना। बताओ, ये पॉइंट लिख पाए? अब थोड़ी सी और हम यहां पे बात करते हैं बच्चों। ठीक है, इधर आओ आगे, नेक्स्ट इसमें ये रहा, ये देखो, यहां से ज्यादा और समझ में आएगा। पृथ्वी एक्चुअल में बच्चों क्या है? ये टिल्टेड है, कुछ इस तरीके से है ना। यानी कि जो इसका एक्सिस है बच्चे, ये है एक्सिस, ये है, लेकिन ये अपने एक्सिस पे क्या है? इस तरीके से टिल्टेड है। कितना? तो कहेंगे सर ये तो 23.5 डिग्री है, बचपन में हमने पढ़ा था। कई सारे इसको बोल देते हैं 23.5 यानी 23.1/2 डिग्री सेल्सियस। अरे सेल्सियस नहीं होता है, ठीक है ना, ये दूरी है, कोणीय दूरी, कोई टेम्परेचर नहीं है बच्चे। ठीक है, तो यहां पे ये कहेंगे टिल्टेड है। देखो ऐसे ही ग्लोब देखो वो मिलेगा आपको। ये जो लाइन आपको दिख रही है यहाँ पे, ये है आपका इक्वेटर। क्या है ये? इक्वेटर, देख लो। और यहाँ पे जितनी भी लाइन आपको दिख रही है, ये सारी की सारी देखो, यही सब क्या है? ये सारी लाइन है आपके अक्षांश, और ये अक्षांशीय वृत्त है। जो भी है ये क्या है बोले? अक्षांशीय वृत्त है। अब एक बात बताओ कि अगर मैं ये कहूं कि यहां से हमने एंगल बनाना शुरू किया था, जैसे पीछे वाले इमेज में देखो इधर, है ना, इसको एक बार फिर से हम देखते हैं मिटाकर, यहां आ जाओ। अगर हम यहां पे एंगल देखना शुरू करें बच्चे,
तो ये वाला तो है क्या 0 डिग्री, 0 से यहाँ ये वाला 10 20 30 40 50, यानी यहां से हमने शुरू किया, बढ़ते 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 गए तो लास्ट में कहां तक पहुंचे 90 डिग्री तक, और इधर से भी बढ़ते हुए जाएंगे तो कहां तक पहुंचेंगे 90 डिग्री तक। इधर देखो यहाँ पे आसान भाषा में यहां समझो, ये रहा आपका क्या है ये इक्वेटर। अगर हमने यहाँ पे खींचना शुरू किया वृत्त, तो यहाँ पे खींचेंगे 10 डिग्री, इधर भी 10 डिग्री, इधर 30 डिग्री, तो यहाँ भी 30 डिग्री, यहाँ 40 डिग्री, यहाँ पे भी 40, इनको मिला दिए तो ये क्या हो गया हमारे अक्षांशीय वृत्त हो गए। तो अगर हम करते हुए जाएं तो हम फाइनली कहां पहुंचेंगे 90 डिग्री। इधर से भी चलेंगे तो 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल भी क्या 90 डिग्री, ऐसे भी नीचे की तरफ भी जाएंगे तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। यहां देखो फिर से, तो अगर यहां तक पहुंचते पहुंचते ऐसे पहुंच गए हम, तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री का, ये वाला भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री। तो पूरे गोले में कितना डिग्री होता है 360 डिग्री हमें मिलेगा। अब सवाल ये उठता बच्चे, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, यहां पे कहीं 10 डिग्री होगा, ये 20 डिग्री होगा, ये 30, ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। मान लेते हैं ये 15, ये 30, ये 45, ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है, ये 15 30 45 ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है। तो एक बात बताओ कि अगर कभी आपसे कहा जाए कि उच्च अक्षांश क्या होता है और निम्न अक्षांश ये क्या होता है, यानी उच्च अक्षांश का मतलब हायर लैटिट्यूड, निम्न अक्षांश का मतलब क्या हो गया लोअर लैटिट्यूड। तो हायर लैटिट्यूड क्या होता है और लोअर लैटिट्यूड क्या होता है ये पूछा जाए तो सिंपल सी बात है बच्चों, देखो 0 से हम 90 की तरफ जाएंगे तो कहां जा रहे हैं हम हायर लैटिट्यूड की तरफ जा रहे हैं। तो देखो ये उत्तरी गोलार्ध में भी तो हम 0 से कहां जा रहे हैं 90 तक, यानी उच्च अक्षांश पे पहुंच जाएंगे। वैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में भी हम 0 से कहां जा रहे हैं 90 तक, यानी कि 0 से 90 तक यानी किधर जा रहे हैं उच्च अक्षांश पे। तो इक्वेटर से पोलवर्ड ये 90 पे क्या पाया जाता है, ये पाया जाता है ऊपर वाला नॉर्दर्न पोल है बच्चा, नॉर्दर्न पोल यानी उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाला क्या है ये आपका साउदर्न पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव है ना। तो जब भी हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएं या दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएं, इसका मतलब हम किधर जा रहे हैं, हम उच्च अक्षांशों की ओर जा रहे हैं, हायर लैटिट्यूड की ओर जा रहे हैं। याद रखना, चाहे दक्षिणी गोलार्ध में हम जाएं नीचे की तरफ मतलब दक्षिणी पोल पे दक्षिणी ध्रुव पे, और ऊपर की तरफ भी जाएं 90 की तरफ यानी उत्तरी पोल पे, तो हम इसको उच्च अक्षांश ही कहेंगे, निम्न नहीं कहेंगे। हाँ, और जब हम कहीं से वे पोल से इधर किधर भूमध्य रेखा की ओर इक्वेटर की ओर आएंगे, भूमध्य रेखा की ओर 0 डिग्री की ओर, तब कहेंगे कि हम किधर जा रहे हैं निम्न अक्षांशों की ओर जा रहे हैं। इतनी बात याद रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको उच्च अक्षांश क्या होता है निम्न अक्षांश क्या होता है समझ में आ गया। यहाँ पे जो चीजें पाई जाएंगी उनको कहेंगे ये उच्च अक्षांश पर है, यहाँ जो चीजें पाई जाएंगी उनको कहेंगे उच्च अक्षांश पर, क्योंकि दोनों 90 की तरफ जा रहा है। और जो यहाँ पे पाई जाएंगी उन्हें कहा जाएगा कि निम्न अक्षांशों पर, और यहाँ जो बीच में पाया जाएगा कोई भी चीज इसे कहेंगे कि ये मिड लैटिट्यूड पर है या मध्य अक्षांशों पर है। किस पे मिड लैटिट्यूड पर है। ठीक है बच्चों, आओ अब यहां पे आ जाते हैं। एक बात दिमाग में रखना कि अगर एक सवाल पूछ दिया जाए कि पृथ्वी के ऊपर कितने अक्षांश खींचे जा सकते हैं, तो क्या आंसर होगा आपका? आपका आंसर होगा कि सर पृथ्वी के ऊपर असंख्य अक्षांश खींचे जा सकते हैं। कितना? असंख्य। आप कहेंगे ये कैसे सर, ये असंख्य अक्षांश कैसे खींचे जा सकते हैं, बताइए जरा इसको एक्सप्लेन करिए। तो बच्चे ये बताओ, ये अगर मैं कहूं कि 1000 किलोमीटर की कोई दूरी है, आप इसको कितने भागों में बांट सकते हो? कितने भागों में बांटेंगे? तो सबसे पहली बात, हम इसको असंख्य भागों में बांट सकते हैं। कैसे भैया? किलोमीटर को मीटर में बदल दो, छोटे छोटे हो गए। मीटर को किसमें बदल दो? सेंटीमीटर में, फिर उसको मिलीमीटर में, फिर उसको माइक्रोमीटर में, ऐसे छोटे यूनिट करते चले जाओ। जितना यूनिट कम करोगे यानी इकाई जितनी कम होती चली जाएगी उतने ही भागों में बढ़ता चला जाएगा, और इकाई हम जितना चाहे उतना छोटा कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए हम इसे असंख्य भागों में बांट सकते हैं। और ये जो मैंने अभी आपको बताया कि अक्षांश जो होता है ये भी तो क्या है भाई,
ये भी तो कोणीय दूरी तो है, यानी कि क्या है ये, कोणीय दूरी का मतलब ये हो गया, कोणीय दूरी का मतलब ये हो गया कि ये क्या है आपका एंगुलर डिस्टेंस है, एंगुलर डिस्टेंस है। और अगर ये एंगुलर डिस्टेंस है, डिस्टेंस ही तो है, तो डिस्टेंस को हम असंख्य भागों में बांट सकते हैं, इकाई छोटी करते जाएंगे। यहां डिग्री है, एक डिग्री, एक डिग्री को क्या कर दिया हमने 60 मिनट में बांटा, 60 मिनट में 60 मिनट को क्या कर दिया हमने सेकंड में बांटना शुरू कर दिया, यानी एक मिनट में कितना होता है 60 सेकंड होता है। ऐसे इसको माइक्रो सेकंड में और छोटा करते चले जाओ, तो जितना छोटा करते चले जाएंगे उतना ही ये हो जाएगा छोटा। लेकिन अब सवाल ये हो जाए कि पृथ्वी को पूरे अक्षांशों में हमें बांटना है और हर अक्षांश के बीच की जो दूरी होगी वो 1 डिग्री होगी। अब सवाल देखो, पहले कोई यूनिट नहीं दिया गया, अब कहा गया 1 डिग्री यूनिट है, इसमें बांटो। तो बच्चों चलो बांटते हैं इसको, है ना। तो हम यहां से ऊपर की तरफ जा रहे थे तो कहां पहुंचे 90 डिग्री पर पहुंचे थे ना, यहां पे 90 डिग्री पे, और नीचे की तरफ जा रहे थे तो यहां पे पहुंचे थे 90 डिग्री पे, और भूमध्य रेखा 0 था, तो 0 से ऊपर की तरफ गए तो 90, एक एक डिग्री का अंतर करते हुए 90 तक गए, तो यानी कि 90 डिग्री हमें मिलेगा एक एक डिग्री अंतर का। और वैसे ही नीचे की तरफ आएंगे 90, तो नीचे भी हमें 90 डिग्री मिल जाएगा, 90 और 90 डिग्री। लेकिन हमने 0 डिग्री को तो काउंट नहीं किया, 1 से शुरू किया, 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4। तो अगर हमने 90 को 0 डिग्री को काउंट नहीं किया तो 90 प्लस 90 90 प्लस 90 प्लस 1 कितना हो जाएगा 181। तो अगर एक एक डिग्री डिफरेंस कर दिया जाए बच्चे तो टोटल लैटिट्यूड या अक्षांश, अक्षांश कितने बन जाएंगे, टोटल कुल अक्षांश 181 अक्षांश प्राप्त होंगे। कितना 1 डिग्री अंतर के, 1 डिग्री अंतर के। लिख लो, सोचा ना करो, बोलते जा रहे हैं इसको लिखते चले जाओ, जो भी अगर कोई फैक्ट बोल रहा हूं लिख लो उसको तुरंत। अब आगे सुनो, सवाल ये है कि ये तो बता दिया सर कि हाँ 1 2 3 4 90 तक गए, इधर 1 2 3 4 90 तक गए, ये तो आपने बताया इतने लैटिट्यूड बनेंगे, इतने अक्षांश बनेंगे। ये गोला भी तो है, ये सारे अक्षांशीय जो आपके पॉइंट है उसको मिला दो तो ऐसे वृत्त बता रहे थे आप, कैसे वृत्त बनता है, तो ये वृत्त बनता है, ये वृत्त बनता है। ये वृत्त कितने होंगे, तो बच्चों ध्यान से सुनो, सारी जो यहाँ पे लाइन में हर जगह आपको क्या मिल रहा है, अलग अलग पॉइंट मिल रहे हैं, लेकिन जब 90 डिग्री पर आप यहां पहुंचेंगे तो इधर से भी जाएंगे तो एक ही पॉइंट है, इधर से भी जाएंगे तो एक ही पॉइंट है, इधर से भी जाएंगे तो एक पॉइंट, इधर से भी जाएंगे, कहीं से जाइए अब तो वो एक ही पॉइंट है 90, और एक पॉइंट से सर्कल नहीं बनता है बच्चे। तो यहां भी 90 डिग्री पे और नीचे भी 90 डिग्री पे क्या होगा, सर्कल का निर्माण नहीं हो पाएगा। इस वजह से कुल सर्कल की संख्या कितनी हो जाएगी 181 माइनस 2, यानी कि कितनी हो जाएगी वृत्त, वृत्त की संख्या जो होगी बच्चे, वृत्त की संख्या ये कितनी होगी 179 होगी। बताओ कर पाए, वृत्तों की संख्या 179। अब सुनो, अब सवाल यह है कि अच्छा सर ये वाली बात यहां रही, यहां पे कुछ 1 डिग्री मान लेते हैं कि ये 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री के अंतर पर कितना दूरी तय होगी। आपने कहा कि एंगुलर डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कितना है 1 डिग्री में कितना दूरी तय होगी। तो बच्चे देखो, जो ये इक्वेटर है, एक एवरेज में बता दे रहा हूं, दो अक्षांशों के बीच में एवरेज 111 किलोमीटर। कभी पूछा जाए कि दो अक्षांशों के बीच में एवरेज यानी कि औसत दूरी कितनी होती है, तो क्या बताओगे कि ये सर 111 किलोमीटर दो अक्षांशों के बीच में औसत दूरी पाई जाती है। मैं कह दूंगा हाँ बेटे ये बात आपने सही की है, वेरी गुड। अब बात ये आता है कि क्या कुछ अंतर भी है, कुछ ऐसे भी चीजें हैं जो हमें कंफ्यूज कर सकती है। हाँ देखो बच्चों, पृथ्वी जो है वो इक्वेटर पे थोड़ा सा बल्ज है और आपके जो पोल है वहां पे हल्का सा दबी हुई है, एक्चुअल कंप्लीट स्फेयर नहीं है, और इसकी वजह से दो अक्षांशों के बीच के ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, इन दोनों में अंतर पाया जाता है। इक्वेटर के पास जो दो अक्षांशों के बीच की दूरी है उसमें, और यहां पोल पर दो अक्षांश है उनके बीच की दूरी जो है उनमें अंतर पाया जाता है। इक्वेटर पे
दो अक्षांशों के बीच 110.6 किलोमीटर होता है, और यहाँ पे कितना होगा 110.6 किलोमीटर, और जबकि पोल्स पर यहाँ पे कितना होगा बच्चे 111.7 किलोमीटर, और इनका एवरेज निकालोगे तो ये आपका 111 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, याद रखना। तो पूछा जाएगा कि जो दो लैटिट्यूड्स होते हैं वो इक्वेटर पे उनके बीच की दूरी और ध्रुवों पर यानी पोल्स पे उनके बीच की दूरी में अंतर होता है क्या, तो बोल देना हाँ सर अंतर होता है। इक्वेटर वाला 110.6 है और पोल वाला 111.7 है। पूछा जाए ऐसा क्यों, तो बता देना कि जो ध्रुवों पर है ना पृथ्वी थोड़ी सी दबी है, अर्थ क्या है थोड़ा सा यहाँ पे दबी हुई है, चपटी है ना। तो इस वजह से देखो अर्थ का जो कहा जाता है कि अर्थ का जो शेप है इसे क्या बोलते हैं, जियोइड से, जियोइड टाइप का है ना। तो ऊपर थोड़ी सी क्या है चपटी टाइप की। ठीक है, हो गया इतनी बातें। तो ये रहा अक्षांश से कुछ सवाल जो आपसे बराबर पूछे जाते रहते हैं। अब कुछ बातें और सुन लो, यहाँ पे ध्यान से सुनना। अक्षांश के बारे में एक सवाल पूछा जाए कि सबसे बड़ा अक्षांश कौन होता है, लार्जेस्ट लैटिट्यूड। तो सुनो, गोला है ना, गोला को अगर दो भागों में जो बीच से बांटा है ये सबसे बड़ा हो, क्योंकि देखो यहां पे जाएंगे तो ये डिस्टेंस कम हो रहा है ना, ये ज्यादा है। इसी तरीके से यहां पे जाएंगे तो ये डिस्टेंस कम हो रहा है, ये ज्यादा है। यहां पे जाएंगे तो ये कम हो रहा है, ये नीचे वाला ज्यादा है। यानी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये जो वृत्त होगा अक्षांशीय वृत्त, इसकी परिधि या सरकमफ्रेंसेस है ना, सरकमफ्रेंसेस, ये जो सरकमफ्रेंस है ये या परिधि वो छोटी होती है, कम होता जाएगा। कहने का मतलब वृत्त छोटा होता जाएगा। तो सबसे बड़ा वृत्त क्या कौन सा होता है, ये होता है इक्वेटर। पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा है, तो क्या बताएंगे भैया भूमध्य, भूमध्य रेखीय जो वृत्त है ये सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा वाला किधर है, तो यहां बिल्कुल पोल्स के पास जो पाया जाता है, पोल पर, पोल के पास जो पाया जाएगा वो सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो परिधि जैसे ही हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, इधर भी नीचे भी जाएंगे, पोल की तरफ ही जा रहे हैं, तो वृत्त की परिधि घटती जाएगी, उसका रेडियस घटता जाएगा। ऐसा दिमाग में बैठा लो आप। ठीक है, और सुनो अब, चलो अब सनलाइट भी तो पड़ती है ना, यहाँ पे हमारे अर्थ पे सनलाइट पड़ रही है। ये हमारी पृथ्वी है, यहां देखो ये वाली हमारी क्या है, पृथ्वी है। नोट करते चले जाना, ठीक है। आप लोगों को जो वीडियो मिल रहा है आप लोग इसको पॉज करके देख सकते हो आराम से, और इसको लिख सकते हो धीरे धीरे करके। टाइम दो, है ना, बहुत जल्दी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। जिसमें जितना ज्यादा आप समय दोगे उतना ही अच्छा होकर वो आपके सामने आएगा। बच्चों बताओ समझ में आया? ठीक है, आगे देखो, ये रही सनलाइट, है ना, जो अर्थ के ऊपर पड़ रही है बच्चों, है ना। एक चीज दिमाग में रखो कि जो सन की ऊर्जा है, हम जैसे जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं कम होती चली जाती है। तो हम कह सकते हैं कि यहां पे सनलाइट ज्यादा रिसीव हो रही है इक्वेटर पे, और पोल पर सनलाइट क्या हो रही है, कम रिसीव हो रही है। कैसे हो रही है बताऊंगा। और अगर इसको ऐसे सामान्यतः देखा जाए, जब हमें ये पूरा कॉन्सेप्ट नहीं मान लो पता है, तो भी हम कहीं जाकर भूमध्य रेखा पर खड़े हो जाएंगे तो हमें क्या लगेगा, तो हमें वहां पे गर्मी महसूस होगी। और अगर हम लोग चले जाएंगे पोल्स पर, यहाँ पे हमें गर्मी लगेगी बच्चे, और यहां पे हम चले जाएंगे तो हमको ठंडी लगने वाली। यानी कि एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब कभी भी हम किधर इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, चाहे दोनों साइड में, है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और साउदर्न हेमिस्फीयर में भी, अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो तापमान घटता है, तापमान घटता है, लिख लो, टेम्परेचर डिक्रीजेस, तापमान घटता है। चलो तापमान घटा दिया। अब सवाल फिर से कि सर ये तापमान घटता क्या है, मूविंग फ्रॉम लोअर लैटिट्यूड टू हायर लैटिट्यूड टेम्परेचर डिक्रीजेस।
आप कहेंगे सर ये तापमान घटता क्यों है, ये भी बताइए। तो बच्चों देखो इसका कारण है, ये सन है ना। अब ध्यान से देखो, तो इसकी जो डायरेक्ट लाइट जो पड़ रही है वो किधर पड़ रही है, वो इक्वेटर पे पड़ रही है, यानी भूमध्य रेखा पे। और जब जो एंगल ऑफ इनकमिंग लाइट है वो चेंज हो जा रही है, कहां जाने पे, पोल्स पे। यहां पे कह सकते हैं यहां पे तिरछी लाइट पड़ रही है, और कहीं पे लाइट अगर तिरछी पड़ गई, तिरछी पड़ जाए तो दूरी ज्यादा हो जाती है, और इसकी वजह से वहां पे तापमान कम हो जाएगा, और जहां सीधी पड़ेगी वहां पे तापमान ज्यादा होगा। तो पहला क्या है, सनलाइट का तिरछा पड़ना या सीधा पड़ना, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पड़ना, कम पड़ना, है ना। और दूसरा कारण है डिस्टेंस। ये देखो सूर्य से जो दूरी है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कहां पर कम है, इक्वेटर पे, और दूर जहां पे कहां पर है, पोल्स पे क्या है, डिस्टेंस यहां पे लेस है, और यहां पे डिस्टेंस क्या है, मोर है, यानी ज्यादा है, दूरी यहां पे क्या है, ज्यादा है। तो आग के सामने खड़े हो जाओ, पास में रहोगे तो गर्मी लगेगी ना, और दूर चले जाओगे तो गर्मी कम लगेगी। तो सेम चीज है, ये पास में है तो यहाँ गर्मी ज्यादा लगेगी, तो यहाँ पे गर्म होगा, और जहां पे ये दूर है तो गर्मी नहीं लगेगी, तो क्या होगा, यहाँ पे ठंडा होगा। तो दो कारण है कि पूछा जाएगी क्या कारण है कि जब भूमध्य रेखा से हम पोल की तरफ जाते हैं तो तापमान घटता जाता है। तो पहला कारण क्या होगा बच्चे, पहला कारण डिस्टेंस, डिस्टेंस, और दूसरा कारण है एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट ऑफ लाइट। यानी पहला क्या हो गया कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी, यानी कि ये इक्वेटर कम दूर पर है और पोल ज्यादा दूर पे है। और दूसरा क्या कहेंगे कि लाइट का गिरने वाला जो एंगल होगा, यहां देखो यहां पे क्या है, परपेंडिकुलर गिर रहा है, सीधा डायरेक्ट लाइट पड़ रही है, और यहां पे क्या हो जा रही है, स्लैंट हो जा रही है। स्लैंट का मतलब तिरछी हो जा रही है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, कहां पे आपका 90 डिग्री सीधे यहां पर है, इक्वेटर पे है, और धीरे धीरे किधर बढ़ता चला जा रहा है, आपका पोल की तरफ। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट यहां पे मैटर करता है। तो दो कारणों से क्या हो गया, आपका इक्वेटर पे गर्मी और पोल पर ठंडी हो गई। और बच्चों जान लो, इन्हीं ठंडी और गर्मी के कारण, बाद में पढ़ेंगे, अभी केवल थोड़ी सी समझ लो बस, इन्हीं ठंडी और गर्मी के कारण प्रेशर बेल्ट्स का निर्माण होता है, दाब पेटियों का निर्माण होता है। दाब पेटियों का निर्माण होगा तो उसके हिसाब से हवाएं भी चलना शुरू होंगी। तो दाब पेटियों का निर्माण होता है और फिर क्या चलती है बच्चों, हवाएं चलती हैं। तो उनका कारण ये टेम्परेचर डिफरेंस ही है। तो पूछा जाए कभी कि पृथ्वी पर हवाओं के चलने का कारण क्या है, मुख्य कारण, तो तापमान का अंतर, तापमान में अंतर होने के कारण दाब में अंतर होता है, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या हो जाएगा, आपके प्रेशर डिफरेंस होगा। और प्रेशर डिफरेंस समझाएंगे आगे चल के जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे तो। और जब प्रेशर डिफरेंस होगा तो उसी वजह से क्या चलती है, हवाएं चलती है। ठीक है, अब इतनी बातें हमारे समझ में आ गई। अब एक सवाल कि हमारा जो इक्वेटर है वो कहां कहां से पास होता है, अभी पढ़ा ना हमने इक्वेटर। अब जरा एक चीज और समझ लो, यहां पे आ जाओ। हमने क्या किया है, कुछ लाइंस ड्रॉ की है, इंपॉर्टेंट लाइंस। दरअसल हमने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री एक लाइन ड्रॉ किया, और साउदर्न हेमिस्फीयर में एक 23.5 डिग्री लाइन ड्रॉ किया। और ये क्यों किया पता है आपको, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे कितनी झुकी है, 23.5 डिग्री झुकी है। और 23.5 डिग्री, ये देखो ना, दिखाया था ना भी आप लोगों को, इधर ये देखो, यहाँ पे एंगल बनाया था 23.5 डिग्री का, ये वाला झुका है नहीं पृथ्वी ऐसे। तो ऐसे झुकी होने के कारण क्या होता है कि सूर्य का एक आभासी स्थानांतरण होता है। बताएंगे आगे चल के कैसे होता है। यह आभासी स्थानांतरण में सूर्य यहां ऊपर 23.5 डिग्री तक पहुंचता है, और फिर नीचे 23.5 डिग्री तक पहुंचता है। इस वजह से इस लाइन को क्या कह दिया गया, आपका ऊपर वाले को कर्क रेखा, कर्क रेखा या कैंसर कह दिया गया, और नीचे वाले को मकर रेखा या कैप्रिकॉर्न कह दिया गया। इधर लिख देता हूं, कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न कह दिया गया। ठीक है,
यानी कैप्रिकॉर्न यहां पे लाइन हो गई, ये क्या हो गया, कैंसर लाइन हो गई। समझ में आया? या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं और इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं 23.5। तो पूछा जाएगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कर्क रेखा या कैंसर किस पे पाई जाती है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, और साउथ में भी 23.5 डिग्री पे पाया जाता है, उसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा। ऐसे ही ऊपर 66.5 डिग्री है एंगल और इधर भी 66.5 डिग्री एंगल, इन दोनों एंगल्स को क्या कहा जाता है, यहां पे आर्कटिक सर्कल पाया जाता है, आर्कटिक महासागर है जिसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, और नीचे वाले को बोलते हैं बच्चे अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल हो गया। तो आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री उत्तर में यानी नॉर्थ में पाया जाता है, और आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री कहां पाया जाता है, दक्षिण में, साउथ में पाया जाता है। अब देखो यहां पे चूंकि लाइट जो बराबर सूर्य ऊपर नीचे यही लाइन के बीच में होता, पूछा जाएगा सवाल कि किन दो रेखाओं के बीच में सूर्य साल भर में ऊपर और नीचे ट्रेवल करता है, तो क्या बताएंगे, ये कर्क रेखा के बीच में और मकर रेखा के बीच में ट्रेवल करता है। ठीक है, और ध्यान से देखेंगे बच्चे, तो मान लो यहां पर है तो ऐसे गया ऊपर, तो यह इक्वेटर को एक बार क्रॉस करेगा, इधर से नीचे आया तो यहां फिर से इक्वेटर को क्रॉस करेगा। तो साल में 2 बार सूर्य क्या होता है, आपके भूमध्य रेखा को पार करता है। साल में 2 बार, लिख लो, साल में 2 बार सूर्य भूमध्य रेखा को क्या करता है, पार कर जाता है, पार करता है। और एक बार मकर रेखा को टच करेगा और एक बार कर्क रेखा को टच करेगा। ये जो मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में यह ट्रेवल करने के कारण ये क्षेत्र गर्म रहता है और इसको कहा जाता है उष्ण, क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या ट्रॉपिकल रीजन, क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन या ट्रॉपिकल रीजन, या कई जगह पे इसे टॉरिड जोन के नाम से भी जाना जाता है। और बच्चों ये जो 23.5 से 66.5 के बीच में जो पाया जाती है जगह, ये थोड़ी सी इसकी अपेक्षा ठंडी होती है और इस वजह से इसे कहा जाता है टेम्परेट जोन। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, इसको कहा जाता है टेम्परेट जोन। देख लो इसे, है ना, इसे बोलते हैं आपका, ये वाला है ये टेम्परेट जोन है, या हिंदी में इसे शीतोष्ण कटिबंधीय रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय रेखा। ठीक है, याद रखना। तो ये आपका शीतोष्ण कटिबंधीय हो गया, ये वाला टेम्परेट जोन, और बिल्कुल 66.5 से 90 के बीच में इसे फ्रिजिड जोन कहा जाता है। क्या बोलते हैं, फ्रिजिड जोन, या इसे पोलर जोन भी कहते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं, पोलर जोन या फ्रिजिड जोन कहा जाता है। ये वाला भी वही हो गया, फ्रिजिड इज पोलर जोन। तो कभी भी पूछे कि बताओ ट्रॉपिकल रीजन, आगे पढ़ाऊंगा जब तो बार बार नाम लूंगा कि ट्रॉपिकल जोन में है ये, क्या बताओगे इसका मतलब, कह देना इसका मतलब है सर ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। फिर बताऊंगा कि टेम्परेट पर है, तो कह देना सर ये 23.5 से 66.5 उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 से 66.5, इसके बीच में जो लाइन पाई जाती है इसे हम क्या बोलते हैं सर, इसे कह जाते हैं हम लोग टेम्परेट या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और फिर कह देना इसके ऊपर जो पाया जाता है उसे फ्रिजिड जोन कहा जाता है या पोलर जोन के नाम से इसको जाना जाता है। बताओ बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये है आपका कुछ जो है आपका लैटिट्यूड से कुछ बातें हमने आपको समझाई। अब बात ये आता है कि ये जो इंपॉर्टेंट लाइन आपने बताई सर, भूमध्य रेखा बताया आपने, कर्क रेखा बताया, मकर रेखा बताया, यानी इक्वेटर, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, फिर आर्कटिक सर्कल भी बताया, अंटार्कटिक सर्कल भी बताया, कुछ इनके बारे में और भी बताइए। तो सुनो, और देखो इक्वेटर जो है कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो देख लो इक्वेटर यहां पे 3 देशों यानी कि साउथ अमेरिका में 3 देशों से, 7 देशों से नॉर्थ अमेरिका में, 2 देशों से आप गुजरता है ये कहां पे, एशियन कंट्री, और एक देश यहां पे पाया जाता है आगे जाके जो आपके ओशिनिया में पाया जाता है। अब नाम देख लो कौन कौन सा है। ठीक है, तो नाम ये है, सबसे पहले आपका है इक्वाडोर, यहां पे देखो इक्वाडोर, फिर यहां पे कोलंबिया, यहां पे ब्राजील।
ठीक है बच्चों। इसी तरीके से यहाँ पे गैबॉन, यहाँ पे कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, केनिया, सोमालिया, और यहाँ पे एक छोटा सा देश है बच्चे, यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ है, इसका नाम है साओ टोम एंड प्रिंसिपे। और ये साओ टोम और प्रिंसिपे जो है ये गल्फ ऑफ गिनी के पास में पाया जाता है। कहां पे? गल्फ ऑफ गिनी। इधर आए तो यहाँ पे मालदीव, यहाँ इंडोनेशिया, और यहाँ पे क्या है? किरिबाती। तो यहाँ पे हो गया सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया एंड किरिबाती। तो कुल मिला के 13 देश हैं। इन 13 देशों से कौन पास होता है आपका? ये इक्वेटर की लाइन पास होती है, भूमध्य रेखा पास होती है, याद कर लेना इसको। आगे सुनो। अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहां से होकर गुजरती है? अब इसको सुन लो। सबसे पहले ट्रॉपिक ऑफ जो कैप्रिकॉर्न है बच्चे, ये देखो यहां पर है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना। 3 कॉन्टिनेंट से पास होती है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। कौन कौन से देश हैं? तो इसमें कुल 10 देश हैं बच्चों। कितने देश हैं? 10 देश हैं। सबसे पहले अर्जेंटीना, ऐसे याद कर लेना, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, बोत्सवाना है, ब्राजील है, चिली है, मेडागास्कर है, मोजाम्बिक है, नामीबिया है, पराग्वे है, एंड साउथ अफ्रीका है। तो कुल कितने देश हैं? 10 देश हैं। इन 10 देशों से आपकी मकर रेखा पास होती है। अब ये याद करने का काम आपका है, इसको मैप में जाकर लोकेट करने का काम आपका है। इसको जाकर आप लोग बच्चे ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस ले लेना और वहां पे जाके इन सभी देशों को लोकेट करना, ठीक है ना। ये देखो इधर है चिली, यहाँ अर्जेंटीना, ये है ब्राजील, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है आपका? इधर देखो आपका नामीबिया, बोत्सवाना, नामीबिया, बोत्सवाना, यहाँ पे साउथ अमेरिका दिखाई पड़ा। यहाँ पे आपका मोजाम्बिक है, मेडागास्कर यहाँ पर है, ये रहा ऑस्ट्रेलिया। तो ये सारे के सारे देश हो गए जिनको आपको पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि सर चलो ठीक है, आपने इक्वेटर बता दिया, कैप्रिकॉर्न बता दिया। अब थोड़ा सा ये शायद विजिबल आपको कम हो, लेकिन जो नाम मैं बता रहा हूं उससे समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैं लिख भी देता हूं। सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका में ये जो कर्क रेखा कहां कहां से पास होती है सर, ये बता दीजिए। तो कर्क रेखा बच्चों सबसे पहले आपका बहमास है, वहां से पास होती है, बहमास से। चलो लिखना मेरा सही नहीं लग रहा है तो नाम बोल दे रहा हूं, आप लोग इसको कर लेना। देखो उत्तरी अमेरिका में बहमास से और मैक्सिको से होकर गुजरती है कर्क रेखा। अफ्रीका में ये इजिप्ट, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, वेस्टर्न सहारा और मॉरिटेनिया से पास होती है। एशिया के अंदर ताइवान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, ओमान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई और सऊदी अरेबिया से पास होती है। और कुल जोड़ दिया जाएगा तो कुल ये 17 देशों से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा होकर गुजरती है बच्चों। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट रेखाएं और कौन कौन से देशों से होकर गुजरती हैं ये आपको याद रखना होगा, सवाल आपसे पूछे जाएंगे। बताओ कर पाओगे सवाल अगर पूछ लिए जाए तो? अब सुनो एक बात, ये जो आपकी बिल्कुल नीचे अंटार्कटिक सर्कल है बच्चों, ये अंटार्कटिका महाद्वीप से होकर गुजरती है, बाकी किसी महाद्वीप से नहीं जाती है। और क्योंकि यहाँ कोई लैंडमास नहीं है तो इस वजह से ये कोई देश से भी होकर नहीं गुजरती है। लेकिन जो इसके ऊपर है, जिसे आप लोग आर्कटिक सर्कल के नाम से जानते हैं, वो कुछ देशों से होकर गुजरती है। नाम बता दे रहा हूं, आप लोग को चेक करना लेना है, ठीक है ना। सबसे पहले ये कर्क वाला नहीं बता रहा हूं आपको, किसका बता रहा हूं मैं? अब मैं आर्कटिक सर्कल वाला बता रहा हूं, तो इधर लिख दे रहा हूं आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल कौन कौन से देशों से गुजरती है? तो यूएसए, कनाडा, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। आप देखो डेनमार्क एक्चुअल में है तो यहां पे नीचे, लेकिन ये जो आइसलैंड है बच्चे ना, इधर आइसलैंड के बगल में ग्रीनलैंड है, यहाँ पे ये ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड।
और ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है। तो ग्रीनलैंड से होकर गुजरती है ये, तो इसीलिए यहाँ पे डेनमार्क भी शामिल है। और साथ में आपका रशिया। ये 8 देश हैं। इन 8 देशों से आपकी कौन गुजरती है? आर्कटिक सर्कल होकर गुजरती है। तो याद कर लेना फिर से, यूएसए, कनाडा, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और रशिया, इन 8 देशों से आपकी आर्कटिक सर्कल होकर गुजर जाती है। ठीक है, अब क्या भारत से भी कर्क रेखा होकर गुजरती है? हाँ, भारत को लगभग 2 भागों में ये कर्क रेखा डिवाइड करती है बच्चों। ठीक है, लगभग 2 भागों में, ऊपर वाला नॉर्दर्न पोर्शन, नीचे साउदर्न पोर्शन। अब ये कर्क रेखा हमारे यहाँ 8 राज्यों से होकर पास होती है। कौन कौन से 8 राज्य? देखो इधर, गुजरात, यहाँ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यहां नीचे लिखा हुआ है। तो ये 8 राज्य हैं। इन 8 राज्यों से पास होती है कौन सी रेखा? कर्क रेखा हमारी होकर गुजर रही। बताओ कर पाए? तो हमने जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइंस थी उनको देखा। हमने देखा कि हमारे यहां पर कर्क रेखा भारत के अंदर 8 राज्यों से कौन कौन से पास होती, फिर से देख लो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आपका त्रिपुरा और मिजोरम से पास होती है। सारी रेखाएं कहां कहां से पास होती हैं, कर्क क्या है, मकर क्या है, उनके बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, ये सारी चीजें हमने कर लिया। अब बच्चे हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रीजन फॉर सीजन, यानी ऋतुओं के कारण क्या है। अलग अलग ऋतुएं होती हैं, कभी गर्मी कभी ठंडी, इन सब का कारण क्या है। और साथ में बच्चे हमारे यहां दिन और रात भी तो होता है। दिन और रात क्यों होता है? और कभी दिन हमारे यहाँ 14 घंटे का होता है, रात 10 घंटे की होती है। कभी रात जो है 14 घंटे की हो जाएगी, दिन 10 घंटे का हो जाएगा। ऐसा क्यों? ये डे और नाइट का जो लेंथ है, इसमें वेरिएशन क्यों आ रहा है? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंतजार क्या करना है, नेक्स्ट लेक्चर खोलो और देख लेना इसको, ठीक है। तो यहां से हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। यहाँ पे ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं की जा रही है, टू द पॉइंट बातें की जा रही हैं। पढ़ो, लिखो और आगे बढ़ो। चलो जल्दी से जल्दी क्या करना है, सिलेक्शन ले लो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।